हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अपन ब्लैक बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे, फंक्शन चैप्टर। तो हमारे अभी तक क्वेश्चन नंबर 60 तक हो चुका है। आज अपन क्वेश्चन नंबर 61 से करना स्टार्ट करेंगे। तो निकाल लीजिए ब्लैक बुक, ब्लैक बुक निकाल लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं अपन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। देखो भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 61 में हमारे पास बोला गया है कि द नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन e की पावर x माइनस ऑफ ln mod x इक्वल टू 0। मतलब e की पावर x इक्वल टू ln mod x। भाई सॉल्यूशन पूछे, मतलब हमें y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ बनाना है और y इक्वल टू ln mod x का ग्राफ बनाना है। सॉल्यूशन मतलब ये बताना है कि बताओ भाई ये कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इनके होंगे। तो बहुत ईजी है। अगर अपन ln x का ग्राफ बनाते हैं तो ln x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और ln mod x बनाएंगे तो जो ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा वही नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा, और e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। सही है भाई, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करता क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो लाइन y इक्वल टू एक्स का आउट सिमेट्रिक होते हैं ना, तो यहाँ इंटरसेक्ट नहीं करता, वो कन्फ्यूज़न खत्म है अपना। अब ये इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं केवल एक पॉइंट पे। इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे कर रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी आ गया। समाप्त। क्वेश्चन नंबर 61 नोट कर लो भैया। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद क्वेश्चन नंबर 62 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 तो भाई साहब बहुत बिकराल क्वेश्चन है। बोला गया है कि फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी e की पावर माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स। कंप्लीट सेट सॉल्यूशन सेट जो है वो अगर अल्फ़ा से लेके बीटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फ़ा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो भैया ऐसा है, कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? तो अपन ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अपन ऐसा करते हैं, ये e की पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ 4 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है। इस पूरे सामान को fx मान लेते हैं। ये हमारे पास फंक्शन है e की पावर माइनस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स, और इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं किस तरीके से होगा। डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स और माइनस 1। ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +1 नॉट -1। अच्छा, इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब e की पावर ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू 1 होगी। ये कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। तो ये अपने पास x इक्वल टू आ गया 0। सही है। अब ये x इक्वल टू 0 आ गया भाई साहब। अब अपन 0 से इस तरफ जाएंगे। अगर मतलब मान लीजिए मैंने 1 रख दिया, तो 1 रखा तो e की पावर -1 मतलब 1 अपॉन e, 1 माइनस 1 अपॉन e मतलब पॉजिटिव, और -1 रखा तो e की पावर 1, तो 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये नेगेटिव। मतलब फंक्शन यहाँ पे डिक्रीजिंग है और यहाँ पे इंक्रीजिंग है। चलिए अच्छी बात है। अब ये फंक्शन जो है इसकी मिनिमम वैल्यू 0 पे है, और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में से किसी भी है या दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू होंगी। अच्छा, अगर मैं f ऑफ 0 की वैल्यू निकालता हूँ तो f ऑफ 0 e की पावर 0 कितना जाएगा 1 माइनस ऑफ 4 प्लस 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी -3। और f ऑफ इन्फिनिटी की अगर अपन वैल्यू निकाल लें तो ये e का पावर माइनस इन्फिनिटी टेंडिंग टू 0 -4 प्लस इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी आ गया। अगर हम f ऑफ माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू निकालें तो ये e का पावर प्लस इन्फिनिटी माइनस ऑफ 4 माइनस इन्फिनिटी, ये है। तो भाई ये देखो e का पावर इन्फिनिटी ये थोड़ा बड़ा नंबर होगा, इन्फिनिटी छोटा नंबर होगा, है ना। इसको ऐसा समझ सकते हैं भाई, e का पावर लगाएंगे इन्फिनिटी तो जो इन्फिनिटी आएगा वो बड़ा इन्फिनिटी आएगा, ये इन्फिनिटी माइनस वाला छोटा इन्फिनिटी आएगा, तो इसका आंसर प्लस इन्फिनिटी होगा, है ना। जस्ट एक अप्रॉक्सीमेशन। तो सवाल ये है इसका जब ग्राफ होगा ना, तो 0 पे तो वैल्यू -3 होगी, और इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी होगी, और माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू जो है वो भी प्लस इन्फिनिटी होगी। तो इसके 2 रूट होंगे, एक होगा अल्फ़ा और एक होगा बीटा, कुछ इस तरीके से। अगर ऐसे रूट होंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फ़ा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा निकालो अब। अल्फ़ा और बीटा अगर इसके रूट होंगे, बात तो क्लियर, 2 रूट होंगे तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फ़ा और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा की वैल्यू निकालो। चलो भाई आगे दिमाग लगाते हैं ना। यहाँ तक तो हो गया था। इसके बाद जो है सन्नाटे में जीवन जाने की कोशिश करने लगा था, तो पढ़ के उसे खींच लाए थे। तो देखें हम आगे कैसे होगा। ये नोट तो कर ही लेना आप, है ना। चलो, ये किसका, f(x) का ही तो ग्राफ है। अच्छा, एक चीज़ तो क्लियर है, ये 0 है ना। तो मैं f ऑफ -1 की वैल्यू देखूँ ज़रा। तो f ऑफ -1 तो ये e -4 -1 तो e -5, तो f ऑफ -1 तो नेगेटिव आएगा ना, e -5 तो नेगेटिव आएगा, तो -1 यहाँ होगा।
फिर मैंने -2 की वैल्यू निकाली, तो e का पावर -2 मतलब e स्क्वायर -4 -2, तो e स्क्वायर -6। अब e स्क्वायर मतलब 2.7 का स्क्वायर तो 6 से बड़ा होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, तो -2 यहाँ आएगा। अब देखो भाई, अल्फ़ा की वैल्यू -2 से -1 हो रही, ये बात तो क्लियर हो गई। और अगर -2 से -1 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -2। भाई अगर अल्फ़ा की वैल्यू -2 से -1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी? -2। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू -2 आ गई। तो ये नोट कर लिया अपन ने कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फ़ा आ गया -2। ठीक है, यहाँ तक मज़ा आ गया आपको। अब ऐसे ही बीटा का निकालो, नोट कर लिया यहाँ तक। चलो अब बीटा की वैल्यू निकालें। बीटा की वैल्यू निकालें अपन ने कहा भैया f(x) जो है इसकी वैल्यू है e का पावर -x -4 + x। अगर मैं f(1) की वैल्यू निकालूँ तो ये e का पावर -1 -4 + 1 है ना, तो ये अपने पास जो है 1/e + 1 - 4, तो ये 1/3 0.3 होता है, मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, तो 1 यहाँ आएगा। ठीक भाई, f(2) निकालें तो ये आ जाएगा e का पावर -2 -4 + 2, तो ये तो 2 + 0 पॉइंट समथिंग -4, ये भी नेगेटिव आएगा, 2 भी यहाँ आ गया। फिर f(3) की वैल्यू निकालें हैं तो e का पावर -3 -4 + 3, तो 3 + 0 पॉइंट समथिंग -4, ये भी नेगेटिव आ गया। फिर 4 की वैल्यू निकाल लें तो ये हमारे पास आ जाएगा e का पावर -4 -4 + 4, आओ ये पॉजिटिव आ गया, तो 4 बाहर आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू है 3 से लेके 4। अब अगर बीटा की वैल्यू 3 से लेके 4 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। अपन ने निकाला था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू -2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा की वैल्यू 3, दोनों का सम करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1। आंसर 1 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 जो है इसका आंसर आ गया सी। तो भैया इसका आंसर सी आ गया। समाप्त, नोट कर लो। हाँ भाई कैसे हो? 62 हो गया, नोट कर लिया। अब 63 करो। 63 में बोला गया है, अरे भाई साहब बहुत ही विकराल है यार, ये भी टफ है यार ब्लैक बुक। f(x) = दिया है अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ log 7 ऑफ cos ऑफ साइन x। नहीं डोमेन नहीं निकालना है, इसका रेंज निकालना है भैया। बोला गया है फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन तो बहुत आसान होता है ना, डोमेन तो अपन निकाल भी लेते, लेकिन डोमेन नहीं बोला है, इसका रेंज बोला है, रेंज है ना। चलो भैया रेंज निकाल लेते हैं अपन। तो रेंज अगर निकालें तो अपन देखें, x जब ऑल रियल नंबर होगा तो साइन x की वैल्यू -1 से +1 होगी, तो cos के अंदर इनपुट हो रहा है -1 से +1, cos का ये ग्राफ होता -π/2 से +π/2। अब 1 यहाँ होगा, -1 यहाँ होगा, 1 और -1 दोनों पे वैल्यू हमारे पास cos 1 आ जाएगी। वैल्यू -1 से +1 मतलब ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा, तो इसकी वैल्यू cos 1 से 1 हो जाएगी। तो अपने पास ये कहानी आ गई कि जब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा तो cos ऑफ साइन x की वैल्यू जो है cos ऑफ 1 से लेके 1 आएगी। ठीक है, cos ऑफ 1 से लेके 1 ये अपने पास आ जाएगी। अच्छा cos 1 जो है, cos 1 इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, तो उसके लिए भी लॉग डिफाइन होगा, 1 के लिए भी लॉग डिफाइन होगा, दोनों के लिए लॉग डिफाइन होगा। अच्छी बात है। अब लॉग में अगर अपन देखें log बेस 7 है ना, ऐसा, तो 1 तो ये होगा, 0 यहाँ होगा, तो cos 1 जो है वो 0 पॉइंट समथिंग था, तो ये होगा। तो अपने पास ये वैल्यू हमारे पास ये वाला ग्राफ होगा। तो cos 1 पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 7 टू द बेस cos 1, और 1 पे वैल्यू आ जाएगी 0। तो अगर मैं इसमें log 7 टू द बेस cos ऑफ साइन x की वैल्यू देखूँ, log 7 टू द बेस cos ऑफ साइन x की वैल्यू देखूँ, तो इसकी वैल्यू log ऑफ cos 1 टू द बेस 7 से 0 आ जाएगी। सही है, अच्छा 0 तो हो नहीं सकती ना, लॉग के हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आ सकती हैं। तो भैया ऐसा है, cos 1 की जो वैल्यू है ना, cos 1 की वैल्यू, यही कहानी है, log 7 टू द बेस cos 1। cos 1 की जो वैल्यू है वो क्या है? cos 1 की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? cos 1 जो होता है 0 पॉइंट समथिंग होता है ना, 0 पॉइंट समथिंग, भाई 1 मतलब लगभग 57 डिग्री के लगभग होता है, और इसकी वैल्यू वही 3/4 के लगभग होती है, 3/5 के लगभग होती है, 0.6 के आसपास होता है। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास
ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, छोटी है, नेगेटिव वैल्यू आएगी एक बहुत, है ना, एक थोड़ी बड़ी सी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये कुछ हमारे पास ऐसा होगा। अब अगर ये हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हमसे बोला गया इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी। अच्छा देखो, साइन 0 की वैल्यू तो 0 होगी, ये बात तो क्लियर है ना। और साइन ऑफ log 7 टू द बेस, ये इसकी जो वैल्यू अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 है ना, 63। अच्छा देखो, सस्ते में पड़ गया ये तो भाई साहब। देखो ये वैल्यू तो नेगेटिव हो रही ना, देखो नेगेटिव हो रही, केवल यहाँ 0 हो रही। अब साइन में आपने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखी, पहले तो नेगेटिव रखी तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, है ना। अब ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई तो नेगेटिव के लिए तो रूट डिफाइन होता ही नहीं है। वाह 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 वाह। भैया देखो क्या कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है ये तो नेगेटिव है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब आप इसकी वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो ये साइन ऑफ माइनस थीटा होगा, तो ये माइनस साइन थीटा का अंडर रूट होगा। साइन थीटा पॉजिटिव, माइनस साइन थीटा नेगेटिव, नेगेटिव के लिए तो अंडर रूट डिफाइन होता ही नहीं है। जब नेगेटिव के लिए अंडर रूट डिफाइन होता ही नहीं है, मतलब ये तो कोई वैल्यू ना रख पाओगे बेटा आप। तो क्या रखोगे, 0 रख के देखो। 0 जरूर रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, 0। तो इसकी रेंज में केवल एक ही आइटम आएगा, वो आएगा 0। वाह वाह, मज़ा आ गया भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है 63 का, नोट कर लीजिए। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 63 के बाद 64 के बारे में बात करें। 64 में बोला गया है कि एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। इसका जो डोमेन है वो -3 से 2 है, मतलब इसमें जो इनपुट हो रहा है x, वो की वैल्यू है -3 से लेकर 2। अपन आगे बढ़े, बोला गया है f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का मॉड x, f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मॉड x, इसके बारे में आप क्या कहोगे, इसका डोमेन क्या होगा। तो अपन ने कहा भाई f के अंदर तो जो भी चीज़ इनपुट हो रही थी वो तो -3 से लेकर 2 होगी, परंतु मॉड हो जाता है पॉजिटिव, तो -3 का तो कोई मतलब ही नहीं है। अपन तो ये कह सकते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेकर 2 होगा। और अगर मॉड की वैल्यू लेस देन 2 हो रही है तो मॉड x लेस देन 2 है, तो x की वैल्यू -2 से +2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू -2 से +2 है। अब -2 से +2 है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई, जब -2 कब होती, जब x की वैल्यू हो जाए -2 से लेके 1, है ना। तो -2 से लेके -1, तो ये वैल्यू जो है -2 से लेके, और 2 कब होती है, जब 2 से लेके 3, तो -2 से लेके 3 होगी इसका डोमेन। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आए तो रख के देख लो भाई, -2 से +2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो -2 होगा, या -1 होगा, या 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, इतना ही होगा। तो x की वैल्यू अगर अपन देखें तो -2 वाले केस में -2 से -1 होगी, -1 वाले केस में -1 से 0 होगी, 0 वाले केस में 0 से 1 होगी, 1 वाले केस में 1 से 2 होगी, 2 वाले केस में 2 से 3 होगी। सबका यूनियन ले लो तो क्या जाएगा, -2 से 3। क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 64 जो है इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, -2 से लेके 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर नंबर बी आ गया भाई साहब, नोट कर लीजिए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 64 के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया है एक फंक्शन है एफ एक्स है कॉट इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x प्लस साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बोला गया भाई साहब ऐसा है, आपको इसकी रेंज निकालना है। हालांकि आसानी रहते हैं इनवर्स वाले फंक्शन। भाई साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में इनपुट -1 से +1 होना चाहिए। यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनपुट हो रहा है तो 0 से 1 इनपुट हो रहा है, 0 पे क्लोज, तो कोई दिक्कत ही नहीं, पूरा का पूरा इनपुट हो जाएगा। अब इनपुट होगा तो साइन इनवर्स मसाला प्लस कॉस इनवर्स मसाला, जब मसाला अपने डोमेन में हो तो इसकी वैल्यू होती है π/2 ले लिया। अब हमारे पास ये है कॉट इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, ये है भाई साहब। तो कॉट इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x जो है इसके बारे में अपन बात करें तो ऐसा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x की वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में ही आएगी, है ना। चाहे कितने नखरे कर ले, ये माइनस लगा ले ना लगाए, लेकिन वैल्यू तो फ्रैक्शनल पार्ट है तो 0 से 1 ही देगा। और इसमें अगर अपन कॉट इनवर्स और लगाएंगे तो कॉट इनवर्स तो डिक्रीजिंग होता है ना, डिफरेंशिएशन -1/1 + x²। तो कॉट इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू तो π/4 होती है,
और कॉट इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू π/2 होती है। 0 पे क्लोज था तो π/2 पे क्लोज कर लो, यहाँ π/2 4 पे ओपन कर लो। तो इसमें अगर अपन कॉट इनवर्स ऑफ -x प्लस π/2 ऐड करते हैं तो π/4 प्लस π/2 ऐसी होगा ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, π/4 प्लस π/2, तो ये जाएगा 3π/4 और π/2 प्लस π/2 हो जाएगा पाई। तो इसका जो रेंज हमारे पास आना चाहिए वो 3π/4 से पाई आना चाहिए 65 का। तो 65 का आंसर डी आना चाहिए। क्या बात है, डी आ रहा है। हो गया साहब, नोट कर लीजिए। 65 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 66। बहुत ही सुंदर सवाल है भाई साहब, अत्यंत सुंदर, मोहित हो जाएंगे आप इसकी सुंदरता पे। बोला गया है f डिफाइन है r-3/2 से, कहाँ तक, r तक, और fx की जो वैल्यू है वो है 3x + 5 अपॉन 2x - 3, ये है। बोला गया है f1x जो निकालते हैं ना, तो f1x की वैल्यू तो fx है, अच्छी बात है, और बाकी केस के लिए fn ऑफ x की वैल्यू f ऑफ fn - 1 x है। ये है कहानी। फॉर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वेर n इज़ नेचुरल नंबर, ये दिखा गिवन है ना। तो बोला है कि अगर ऐसा है तो f ऑफ 2008x प्लस f ऑफ 2009x की वैल्यू निकालना है। चलिए पहले अपन थोड़ा सा इसको सॉल्व करें। अगर मैं 2 निकालता हूँ तो f2 ऑफ x की वैल्यू क्या जाएगी, f ऑफ f1x, f ऑफ f1x मतलब f ऑफ fx, और f ऑफ fx अगर अपन रखते हैं तो जहाँ x है उसकी जगह fx रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × fx + 5 अपॉन हो जाएगा 2 × fx - 3। fx की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 5 अपॉन 2x - 3 + 5, और ये अपने पास आ जाएगा 3x + 5 अपॉन 2x - 3 - 3। करो भैया सिंप्लीफाई। तो देखना x वाला 3 × 3 9x और 5 × 2 10x, तो कितना हो गया 19x। फिर 5 × 3 15 और -5 × 3 15 कैंसिल। अच्छा, इसका अपॉन का 2x - 3, इसके अपॉन का 2x - 3 निपट जाएगा, तो नहीं लिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखो 3 × 2 6x और 3 × -2 -6x कैंसिल हो गया। 5 × 2 हो गया 10 और -3 × -3 +9, तो 10 × 9 हो गया 19, तो इसकी वैल्यू आ गई x। तो हमारे पास जो है f2x की वैल्यू x आ गई। तो पहले इतना नोट कर लो भैया, इतना नोट कर लो। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं ना। तो हमारे पास जो है अब कहानी क्या आई, f1x की वैल्यू तो fx थी, f2x की वैल्यू आ गई x, f3x हमारे पास होगा f ऑफ f2x, और f2x तो क्या है x है, तो इसकी वैल्यू फिर fx आ गई। तो कॉमन सेंस, एक fx आ रहा है एक x आ रहा है, तो f4x क्या जाएगा x, फिर f5x निकालोगे तो क्या जाएगा fx। मतलब ये है कि 1 वाला fx है, 3 वाला fx है, 5 वाला fx है, तो ऑड वाले fx है और इवन वाले x है। अब क्वेश्चन बोला गया है कि f ऑफ 2008x प्लस f ऑफ 2009x निकालो। तो ये तो इवन वाला है, इवन वाला तो x है, ये ऑड वाला है, ये fx है, fx है मतलब 3x + 5 अपॉन 2x - 3 है। यहाँ जाएगा तो ये जाएगा 2x² और -3x + 3x कैंसिल, तो +5 अपॉन 2x - 3। तो अगर अपन इसका आंसर देखें तो 2x² + 5 अपॉन 2x - 3, तो 66 का जो आंसर है वो ए आ जाएगा। क्या बात है, आ गया भाई साहब, नोट कर लीजिए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 66 हो गया अपना। अब क्वेश्चन नंबर 66 के बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। पढ़ो भैया क्वेश्चन नंबर 67। और भाई साहब खतरनाक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 67 में एक फंक्शन दिया है fx और बोला है ये है 1 + x + x² इंटू दिया है 1 + x का पावर 4 अपॉन दिया है x³ और बोला गया है x पॉजिटिव है, तो इसकी रेंज निकालो क्या होगी। डिफरेंशिएट करेंगे अगर इसको तो ऐसा लगेगा कि डिफरेंशिएशन चैप्टर छोड़ के आना चाहिए आईआईटी में, क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे रेंज निकालने के लिए, फिर उसकी मोनोटोनिसिटी चेक करेंगे, फिर मिनिमम मैक्सिमम चेक करेंगे, तो ऐसा लगेगा भाई क्या करें, छोड़ें क्या इसको है। चलो अपन दूसरी मेथड से देखते हैं ना। ऐसा करते हैं ईच का अपॉन कर देते हैं, ये है ना, अपॉन में x³ है ना,
1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x4। अच्छा, अगर मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x4 होगा तो x का पावर 4 प्लस x का पावर 5 प्लस x का पावर 6। इसके अपॉन भी एक्स क्यू कर दो, 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 इसके अपॉन भी एक्स क्यू कर दो। तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 अपॉन एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। तो ये ऐसा करते हैं एक्स क्यूब वाला साथ में ले लेते हैं, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाला साथ में ले लेते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स वाला साथ में ले लेते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स। ठीक भाई, अब सोचो, देखो x तो पॉजिटिव है तो एक्स क्यू एक्स स्क्वायर सब पॉजिटिव होंगे। तो अपन ने पढ़ा था जब x पॉजिटिव होता है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। इक्वल टू 2 जब आएगा जब x इक्वल टू 1 होगा। अच्छी बात है, तो तीनों का सम है तो 2 प्लस 2 प्लस 2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा। तो इसकी रेंज जो है वो 6 से इन्फिनिटी होनी चाहिए। क्या बात है, ये तो सोचा ही नहीं था इतना आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी जो है वो इसका आंसर आ गया। बधाई हो यार, सही है, जल्दी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 67 हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 68 करो। चलो क्वेश्चन नंबर 68 आ जाओ। बोला गया है एक फंक्शन है, ये दिया है माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 पे है क्लोज, और 0 से लेके e का पावर 7 यहाँ भी क्लोज, और f(x) की जो वैल्यू है ये वैल्यू है e का पावर एक्स क्यू माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस 2। बोला गया है ये बताओ ये 1 1 होगा, मैनी 1 होगा, ऑन 2 होगा कि इन 2 होगा। अच्छा चलो देखते हैं, वही कर लेते हैं, इसकी इच्छा पूरी। ऐसा करते हैं अपन, ये जो ऊपर क्यूबिक लिखा है इसको gx ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, ताकि समझ में आए क्या कर सकते हैं। अब अगर gx हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस 2, तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। अगर 3 कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3 इंटू हो जाएगा x प्लस 1। अब सीन ये है कि ये तो अपन को क्लियर दिख ही रहा है f(g)(x) के बारे में कि -1 से 3 अगर है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। अच्छा, लेकिन डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से 3, तो ये वाला अलग कर दें अपन, है ना, ये नहीं चाहिए अपन को, ये इन दोनों में। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, मतलब फंक्शन यहाँ इंक्रीजिंग होगा, यहाँ डिक्रीजिंग होगा। तो एक बात तो क्लियर है, जब gx जो है वो नॉन मोनोटोनिक है तो e का पावर gx भी नॉन मोनोटोनिक होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये फंक्शन मैनी 1 होगा। सही बात है, चलो भाई मैनी 1 तो प्रूफ हुआ, लिख लें साइड में, लिख लें ये मैनी 1 हो गया, है ना। अच्छी बात है, बधाई हो। अपन ऑन टू प्रूफ करते हैं, इनटू ऑन टू क्या होगा वो प्रूफ करते हैं। अब इसकी जो g ऑफ -1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, और g ऑफ माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू, और g ऑफ 3 की वैल्यू। अच्छा, g ऑफ -1 निकालेंगे तो ये आएगा -1, फिर ये जाएगा अपने पास -3 प्लस 9 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7। माइनस इन्फिनिटी पे तो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आएगी, और 3 पे जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 27 माइनस 27, सही है ना, कैंसिल। तो ये हमारे पास आ जाएगा -27 प्लस 2, तो -25। तो इस केस में हमारे पास जो f(x) की वैल्यू आ रही है, तो हम अगर f ऑफ -1 की वैल्यू निकाल लें, f ऑफ माइनस इन्फिनिटी की और f ऑफ 3 की, तो f ऑफ -1 तो आएगा e का पावर 7, f ऑफ माइनस इन्फिनिटी e का पावर माइनस इन्फिनिटी विच इज टेंडिंग टू 0, और ये e का पावर -25। तो e का पावर -25 तो पॉजिटिव होगा, तो मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, मैक्सिमम वैल्यू e की पावर 7 हो गई, और 0 टेंडिंग टू है तो 0 पे ओपन होगा, और -1 तो डोमेन में है ना, बिल्कुल है, तो e का पावर 7 जो है उस पर क्लोज होगा, तो यही होगी रेंज। तो ये ऑन टू हो गया, क्या बात है। तो ये मैनी 1 के साथ साथ ऑन टू होगा, तो इसका जो ऑप्शन है मैनी 1 एंड ऑन टू, ऑप्शन नंबर ए होगा 68 का। तो 68 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, नोट कर लो, बधाई हो। 68 के बाद अपन देखते हैं 69।
अब 69 में हमसे बोला गया है कि जो fx है, fx की वैल्यू हमारे पास है साइन ऑफ ln ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। बोला गया है कि इसकी रेंज बताओ भैया क्या होगी। ठीक है, बता देते हैं। तो अपन ऐसा करते हैं, देखो ln की वैल्यू तो जो भी आएगी, साइन तो डिफाइन हो गई क्योंकि साइन तो ऑल रियल नंबर में डिफाइन होता है। तो ln डिफाइन हो, तो ln डिफाइन जब होगा जब ये पॉजिटिव होंगी चीज़ें। तो अंडर रूट वाला आइटम तो पॉजिटिव हो गई, है ना। तो अंडर रूट वाला आइटम पॉजिटिव कब होगा, जब ये डिफाइन होगा। डिफाइन कब होगा, जब ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और साथ में ये भी पॉजिटिव हो तो 1 माइनस एक्स भी पॉजिटिव हो। 1 माइनस एक्स 0 नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि ln में 0 इनपुट होता ही नहीं है। तो यहाँ से x की वैल्यू तो आ गई -2 से लेके +2 बोथ ओपन, और यहाँ से आ गया x की वैल्यू -1 लेस देन 1। तो लेस देन 1 मतलब 1 माइनस इन्फिनिटी से -1। तो अगर अपन डोमेन के बारे में बात करें तो ये है हमारे पास -2, ये है +2, ये है 1। पहला वाला कह रहा है -2 से +2 और दूसरा वाला कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1। तो आंसर आया -2 से 1। तो x की जो वैल्यू आई वो आई -2 से लेके 1 बोथ ओपन। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो ये तो इसका डोमेन हो गया भाई साहब, है ना। चलो अच्छी बात है। तो अपन डोमेन लिख लो पहले, है ना, नोट करो इसको। डोमेन आ गया आपका। चलिए, तो डोमेन आ गया -2 से लेके 1। तो x की वैल्यू -2 से लेके 1 बोथ ओपन। अब अपन को क्या करना है, रेंज निकालना है। तो पहले इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। इसको अपन gx ले लेते हैं। gx अगर है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। अब बेटा निकालो इसकी रेंज। अब वही कहानी करनी पड़ेगी डिफरेंशिएट करके, है ना, और तो कोई तरीका दिख नहीं रहा है इसका। करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, मतलब 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x। माइनस ऑफ ऊपर वाला मतलब अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला मतलब -1 अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब बात यही है, x अंदर गया तो ये हो गया -x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये यहाँ गया तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया, और ये हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो भैया, ये -x अंदर गया तो -x प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये यहाँ गया तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में अपने पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों हो गए कैंसिल। तो हमारे पास g' की वैल्यू होगी -x - 4 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो सवाल ये है कि अगर अपन देखें तो 4 अपने पास डोमेन तो -2 से लेके 1 है। तो अगर अपन देखें तो -2 से लेके 1 में भाई ये 4 के इस तरफ तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, इस तरफ पॉजिटिव होगी। क्लियर है, क्योंकि यह नेगेटिव का साइन है। तो ये -2 से लेके 1 में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो हमारे पास होगा ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लो, gx एक इंक्रीजिंग फंक्शन अपने पास आ गया। अब अपन आगे बढ़े। अपन को अब भाई साहब ये सूचना प्राप्त हो चुकी है अच्छे से कि gx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब अगर अपन gx की रेंज निकालेंगे तो gx की रेंज जो है वो g ऑफ -2 से लेके g ऑफ 1 तक है, बोथ ओपन। अच्छा, g ऑफ -2 अगर अपन देखते हैं तो -2 पे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 1 देखते हैं 1। तो 1 पे भैया देखो 1 तो बेसिकली डोमेन में है नहीं, डोमेन में है 1 माइनस। तो 1 पे ऊपर तो पॉजिटिव आएगा, नीचे 0 प्लस आएगा, तो इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो gx की जो वैल्यू है वो 0 से लेके इन्फिनिटी है। अब 0 से इन्फिनिटी वाला ये वैल्यू ln के अंदर जा रहा है। तो ln ऑफ gx की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो ln ऑफ gx की जो वैल्यू है वो होगी यहाँ से यहाँ तक, कुछ इस तरीके से, है ना। तो अगर अपन देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है ln की, तो ऑल रियल नंबर। अब साइन में अगर ऑल रियल नंबर आपने इनपुट करा दिया, हाँ भाई ठीक है, तो इसकी वैल्यू -1 से +1 और क्लोज। तो ऐसा अगर है तो इसका ऑप्शन नंबर ही आ जाएगा, है ना। कोई भावुक हो रहा है रोड पे, कोई बात नहीं, अपन तो पढ़ाई पे ध्यान दें। तो ये 69 हो गया, नोट करो भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 69 हो गया, बधाई हो। क्वेश्चन नंबर 69 के बाद अपन क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, है ना। 70 में एक फंक्शन दिया है f(r2r), अच्छी बात है।
और बोला गया है एफ एक्स जो है इसकी वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस ए प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 10। बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज़ 1 1। ये तो आसान सा लग रहा है, 1 1 निकालना है ना, मतलब इसका डेरिवेटिव या तो ऑलवेज पॉजिटिव हो या ऑलवेज नेगेटिव हो, तो डेरिवेटिव कर लो। तो ये 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3a। अब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव ही हो सकता है, नेगेटिव ऑलवेज तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा यही वाला केस हो सकता है। और ये वाला केस कब होगा? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो अपन ने कहा भाई d लेस देन इक्वल टू 0 लगा दिया, तो ये आ गया 4 इंटू ए प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3a लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया a प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर रहा भैया, है ना। तो ये 9a लेस देन इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर प्लस 4a माइनस ऑफ 9a लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अभी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये a स्क्वायर माइनस ऑफ 5a प्लस ऑफ 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया a माइनस 1 इंटू a माइनस 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया आंसर यार, सही है। यहाँ से a की वैल्यू आ गई अपने पास 1 से लेके 4, और 1 से लेके 4 मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो 70 का ऑप्शन नंबर बी आ गया, बहुत बढ़िया, 70 हो गया, क्या बात है। 70 के बाद देखो 71। 71 में बोला है कि एक फंक्शन है एफ एक्स हमारे पास है tan इनवर्स 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और बोला गया है इसकी जो रेंज है ना, मतलब जो एफ एक्स बिलोंग्स टू है वो 0 से लेके π/2 है। अगर ऐसा है तो उसका डोमेन क्या होगा? नहीं, डोमेन भी नहीं, रिलेशन पूछा है, तो बहुत ही आसान है भाई। अब अगर ये 0 से पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है, मतलब इनपुट जो है वो केवल पॉजिटिव होगा, और अगर इसका इनपुट केवल पॉजिटिव होगा, है ना, तो ये हमारे अच्छा पॉजिटिव, ये 0 पे इक्वालिटी है, समझ रहा बात को। तो ये जो इनपुट हमारे पास आ रहा है इसकी वैल्यू 0 होना मस्ट है, 0 भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। अब देखो अगर अपन ये वाला ग्राफ लेते थे ना, तो इसमें केवल पॉजिटिव होता, 0 नहीं होता। 0 नहीं होता तो 0 पे इक्वालिटी नहीं आती, तो रेंज में 0 पे इक्वालिटी नहीं आती, मतलब ये वाला केस तो ना होगा। केस अपने पास केवल ये वाला होगा, ये वाला केस होगा, मतलब d की वैल्यू 0 होगी, और d की मतलब वैल्यू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 12c की वैल्यू 0 होगी। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 12c अपने पास रिलेशन आ जाएगा। तो 71 का जो रिलेशन आएगा वो क्या जाएगा? c। तो नोट कर लो भाई, ये 71 हो गया। 71 के बाद अपन आते हैं 72। 72 में बोला गया है एक फंक्शन है एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है साइन इनवर्स एक्स माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। देन सेट ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ ऑफ मॉड एक्स जो है वो इसकी वैल्यू के है, हैज़ एग्जैक्टली 2 डिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, बोला है अगर इसके 2 डिस्टेंट सॉल्यूशन है तो क्या करना है आपको? के की वैल्यूज़ किस रेंज में होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, ग्राफ खेलना पड़ेगा। ग्राफ खेलते हैं तो हमने कॉस इनवर्स एक्स को रख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये हमारे पास आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2। अब अपन ग्राफ बनाए भाई इसका। तो अगर अपन साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते, ठीक है, अगर अपन साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते तो ये -1 से +1 के बीच में होता, और ये हमारे पास -π/2 से +π/2 है ना। तो ये 1 - 1, ये -π/2 +π/2 0। अगर अपन साइन एक्स का ग्राफ बनाते तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से आता है ना, उल्टा बना दिया है। अगर अपन साइन एक्स का ग्राफ बनाते तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ आता। अब इसमें 2 साइन इनवर्स एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो ये आ जाता, 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो इसकी वैल्यू जो π/2 से -π/2 से π/2 आ रही थी तो उसमें 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये -π से +π हो जाएगी। अच्छी बात है। अब -π/2 कर रहे हैं तो बेसिकली y + π/2 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स कर रहे हैं, है ना। तो या फिर हम ये कहें कि तो हमारे पास ये y जो ओरिजिन है वो 0, -π/2 पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये जो चीज़ है ये हमारे पास 0, -π/2 होगा। तो अगर ये हमारे पास 0, -π/2 होगा तो ये हमारे पास जब 0 था तो ऊपर पाई था, ये पाई का डिफरेंस है ना। तो अगर ये -π/2 है तो -π/2 + π कितना हो जाएगा? π/2।
और -π/2 माइनस पाई ये हो जाएगा हमारे पास 3π/2। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा इसका, ठीक है। फिर इसका मॉड भी लिया है। अब इसका मॉड लिया है तो ये ग्राफ जो नीचे वाला है ये नीचे से ऐसा ऊपर चला जाएगा, ऐसा ये ऊपर चला गया, सही है। तो अब अगर ये किसका f(x) का मॉड, f(x) का मॉड, 1 मिनट है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ किया अपन ने, ये अपने पास ग्राफ ऐसा बन गया। ऐसा करते हैं इस ग्राफ को थोड़ा एडजस्ट से अपन बना लेते हैं एक बार और, है ना, एडजस्ट से और अपन बनाते हैं। तो ये x है, ये y है। अच्छा, वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, वैल्यू -3π/2 -π/2 और π/2 ये हो रही है। अच्छा, ये हमारे पास था 0 तो ये था पाई, तो ये पाई का डिफरेंस है और ये भी पाई का डिफरेंस है, सही है। चलो, तो अपन ने यहाँ पे ले लिया -3π/2, फिर अपन ने ये हो गया -पाई, फिर ये हो गया माइनस का π/2, ये 0 और ये हो गया π/2। यहाँ अपन ने ले लिया 1 और यहाँ अपन ने ले लिया -1। तो 1 पे तो वैल्यू हो रही है π/2, तो ये वाला पॉइंट आ गया। -π/2 पे वैल्यू हो रही है 0 और 3π/2 पे जो वैल्यू हो रही है वो हो रही है -1, ये आ गया। तो ग्राफ बनाएंगे तो अपन, तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसा और ऐसा। ये ग्राफ है किसका, ये ग्राफ अपने पास है f(x) का, ये ग्राफ f(x) का बन गया, एग्जैक्टली f(x) का। अब इसका मॉड कराएंगे। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, अपन गैस कर सकते हैं क्या भाई? ये वाला पॉइंट ये होगा जब हमारे पास f(x) की वैल्यू 0 होगी, और ये वैल्यू 0 कब होगी, जब ये π/4 × 2π/2, तो ये वैल्यू π/4 वाले पे होगी, मतलब ये वैल्यू π/4 वैल्यू 1/√2 पे आती, तो 1/√2 होगी। तो ये ग्राफ अपने पास होगा f(x) का। अब f(x) का ये ग्राफ हो गया। अब इसका मॉड बनाना है, तो मॉड बनाना है तो ये जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे था, कौन सा था भाई, x एक्सिस के नीचे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो x एक्सिस के नीचे है, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, और जो पार्ट x एक्सिस के ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, मतलब जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा ये वाला, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बनाए अपन इसका ग्राफ और बना लेते हैं, फिर से इज्जत से ही बना लेते हैं ना। ये अपने पास x है, ये y है, तो अपन ने कहा अब तो वैल्यू ये 0 हो गई, ये अपने पास π/2 हो गया, फिर हमारे पास ये पाई हो गया, फिर ये 3π/2 हो गया, और यहाँ अपन ने ले लिया 1 और यहाँ अपन ने ले लिया -1, ठीक है। तो ये 1/√2 ले लेते हैं यहाँ पे, ये 1/√2 पे तो है 0 और 1 पे है π/2, ये तो अपना भाई ब्लैक वाला ग्राफ पहले वाला। अब ये वाला अपन बनाते हैं ना, तो ये वाला ग्राफ कैसा जाएगा, बेसिकली ऐसा कुछ ऐसा जाएगा, है ना। तो ये वाला ग्राफ जो है ऐसा जाएगा कि भाई यहाँ पे अपने पास ये π/2 पे 0 हो रहा था, -π/2 पे 0 हो रहा था, तो अब π/2 पे 0 होगा। 3π/2 पे वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि -3π/2 पे -1 हो रही थी। तो ये वाला ग्राफ जो है ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये अपने पास ग्राफ बन गया मॉड ऑफ f(x) का। अब मॉड ऑफ f(x) इक्वल टू k, कि कितने सॉल्यूशन चाहिए, 2। तो k बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ होगी जब इसकी वैल्यू के 2 सॉल्यूशन होंगे। तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाए, 0 से π/2। अच्छा, 0 हो सकती क्या, नहीं, 0 पे तो 1 सॉल्यूशन है, π/2 हो सकती है। तो k की वैल्यू हो जाए 0 से लेके π/2, 0 तो नहीं हो सकती, π/2 हो सकती है। तो 72 का जो आंसर आ गया अपने पास वो ए आ गया। तो आंसर ऑफ 72 इज़ ए। बहुत अच्छा सवाल था, ऐसा कोई टफ नहीं था, बढ़िया, मज़ा आ गया। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 72 भाई साहब। 72 के बाद देखो 73, बोला गया एक फंक्शन f(r2r) है, और जो f(x) है इसकी वैल्यू है x + 1 का होल क्यूब, जब x इज़ लेस देन इक्वल टू 1 है, और ये है ln x प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 3b प्लस ऑफ 10, जब x ग्रेटर देन 1 है। बोला गया ये इन्वर्टेबल है। अगर ये इन्वर्टेबल है तो बोला गया है कि भैया अगर ये इन्वर्टेबल है तो आपको क्या बताना है कि b की वैल्यू क्या हो सकती है। तो भाई देखो ऐसा है, इन्वर्टेबल है तो सबसे पहली बात तो ये कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो जो है 1 पे जो ये वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अब 1 पे ln 1 की वैल्यू तो 0, तो यहाँ पे 1 पे वैल्यू आएगी b स्क्वायर माइनस 3b प्लस 10, और यहाँ पे 1 पे वैल्यू हो जाएगी 8, तो हमारे पास b स्क्वायर माइनस ऑफ 3b प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया b माइनस 2 इंटू b माइनस 1 इक्वल टू 0। तो b की 2 वैल्यू आ गई यहाँ से, एक b इक्वल टू 2 और एक आ गया b इक्वल टू 1। तो भाई यही आंसर है।
हाँ भाई बच्चों, चलिए तो इसी के साथ जो है अपन जो ब्लैक बुक कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 1 जो है वो पूरी हो चुकी है। एक्सरसाइज 1 में 73 क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज 1 पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 2 करेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, केवल 20 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 में। तो नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 2, उसके बाद एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 भी है इसमें। तो अपन ये इतना और करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2 करेंगे।